नमस्कार विद्यार्थियों, मैं BS राजावत मिशन ज्ञान के CT ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं वो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको कहते हैं PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो देखिए, अपन जानेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत किन किन वस्तुओं का वितरण है वो उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से किया जाता है, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें हैं अपन इसमें जानेंगे। तो देखिए, पहली बात तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है क्या। बेटा, अपन बात कर रहे हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसी को कहते हैं PDS, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS। सबसे पहली बात तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसमें बेटा कौन सी वस्तुओं का वितरण किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनिवार्य वस्तुओं का वितरण किया जाता है। अनिवार्य वस्तुएं, ध्यान रखना, वस्तुएं तीन प्रकार की होती है। विलासिता की वस्तुएं होती है, आरामदायक होती है, अनिवार्य वस्तुएं होती है। तो आपको पता है कि विलासिता और आरामदायक वस्तुओं का संबंध तो समाज के धनिक वर्ग से होता है, उच्च आय वाले वर्ग से होता है, इसलिए इनके वितरण करने की सरकार को जरूरत नहीं है। वितरण किसका किया जाता है? वितरण किया जाता है अनिवार्य वस्तुओं का। ऐसी वस्तुएं जो आम लोगों के जीवन के लिए ज़रूरी होती है, इन लोगों का इस प्रकार की वस्तुओं का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण किया जाता है। तो अनिवार्य वस्तुओं का वितरण होता है, जैसे गेहूं है, चावल है, आपका चीनी है, केरोसिन का तेल है, केरोसिन तेल है, इनका वितरण जो किया जाता है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। तो पहली बात तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कहते हैं PDS। PDS में कौन सी वस्तुओं का वितरण किया जाता है? PDS में जीवन से जुड़ी हुई अनिवार्य वस्तुओं का वितरण किया जाता है, चाहे गेहूं हो, चावल हो, चीनी हो, केरोसिन का तेल हो, इनका वितरण बेटा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। ध्यान रखें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जिन दुकानों के माध्यम से इन वस्तुओं का वितरण किया जाता है उनको कहा जाता है उचित मूल्य की दुकानें। उचित मूल्य की दुकानें, जिनको आप और हम गाँव में कहते हैं राशन की दुकानें। राशन की दुकानें, तो उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से बेटा जी इनका वितरण किया जाता है। ध्यान रखना कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसमें चाहे गेहूं का वितरण कर रहे हो, चाहे चावल का वितरण कर रहे हो, चाहे चीनी का कर रहे हो, चाहे केरोसिन का वितरण कर रहे हो, इसमें बेटा वस्तुओं का न्याय संगत वितरण प्रणाली को अपनाया जाता है। न्याय संगत वितरण प्रणाली, क्योंकि देखिए राशनिंग जो शब्द है, राशनिंग का मतलब ही होता है किसी चीज का न्याय संगत वितरण करना। किसी भी चीज का न्याय संगत वितरण करना, उसी को कहा जाता है राशनिंग। और जहां न्यायपूर्ण वितरण होता है उनको कहते हैं राशन की दुकानें। अब न्यायपूर्ण वितरण का संदर्भ क्या है यहाँ देखो, जैसे मान लीजिए गेहूं का वितरण हो रहा है, गेहूं का वितरण हो रहा है, तो गेहूं के वितरण में सरकार ने यह प्रावधान कर दिया कि प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 kg गेहूं मिलेगा। प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 kg गेहूं मिलेगा। तो अब ये वितरण अपने आप ही न्याय संगत हो गया। कैसे? दो व्यक्ति है, ए व्यक्ति के परिवार में 5 सदस्य हैं, तो इसको कितना मिलेगा? 25 kg मिलेगा।
और बी व्यक्ति हैं, इसके परिवार में 2 सदस्य हैं, तो इसको कितना मिलेगा? इसको 10 केजी गेहूं मिलेगा। अगर प्रावधान ये कर दिया जाता कि साहब हर राशन कार्ड पे 25 किलो गेहूं मिलेगा, तो बेटा जिस राशन कार्ड में 5 सदस्य हैं उसको भी 25 किलो मिल रहा है, और जिस राशन कार्ड में 2 सदस्य हैं उसको भी 25 किलो मिल रहा है, तो इस वितरण को आप न्याय संगत वितरण नहीं कह सकते। तो ध्यान रखना, राशनिंग का उद्देश्य होता है न्याय संगत वितरण करना। ध्यान रखना बेटा, ये राशनिंग की प्रक्रिया है, ये भारत में अंग्रेजों के समय से ही प्रारंभ हो गई थी। राशनिंग की प्रक्रिया भारत में अंग्रेजों के समय से ही शुरू हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बेटा भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसको अपना लिया गया था। तो ध्यान रखना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कोई नई प्रणाली नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही अंग्रेजों के द्वारा अपना ली गई थी। 1947 में हम आज़ाद हुए। अब जब हम आज़ाद हुए थे उस समय हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है वो वंचित था। हमारे समाज का बहुत बड़ा वर्ग है वो गरीब था, वंचित था। और आपको पता है स्वतंत्रता के बाद ज़बरदस्त प्रवास भी हुआ था। भारत में लोग हैं वो पाकिस्तान से भारत की ओर आ रहे थे। अब उन लोगों को जीवन से जुड़ी हुई वस्तुएं वितरित की जाए ताकि वो अपने जीवन को बचा सके, जीवन को बनाए रख सके। तो बेटा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को हमने स्वतंत्रता के साथ ही भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अपना लिया। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, इस पहली पंचवर्षीय योजना में तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बेटा गेहूं और चावल के वितरण पर बल दिया गया था। गेहूं और चावल का वितरण है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहली पंचवर्षीय योजना में किया जाने लग गया था, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में गेहूं और चावल के साथ चीनी और केरोसिन का तेल बीच में जोड़ दिया गया। तो देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत आप देखें तो भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत है वो अंग्रेजों के शासनकाल में ही हो गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेजों ने भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कर दी थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब होता है जीवन से जुड़ी हुई अनिवार्य वस्तुओं का, जीवन से जुड़ी हुई अनिवार्य वस्तुओं का उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सरकार जो वितरण करवाती है उसको कहा जाता है, वो कहा जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। फिर अपन ने बात की कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य होता है न्याय संगत या न्यायपूर्ण वितरण करना। न्यायपूर्ण वितरण कैसे करना मैंने बता दिया कि यहाँ पर हेड मात्रा निर्धारित होती है, चाहे वो चीनी मिल रही हो, चाहे वो गेहूं मिल रहा हो, चाहे चावल मिल रहा हो, पर हेड मात्रा का निर्धारण कर दिया जाता है, तो अपने आप न्याय संगत वितरण हो जाता है। फिर अपन ने बात की कि भारत में स्वतंत्रता के साथ ही भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसको अपन ने लागू कर लिया, अपना लिया। पहली जो पंचवर्षीय योजना है इसमें बेटा वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूं और चावल के वितरण पर बल दिया गया था, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में गेहूं और चावल के साथ साथ इसमें चीनी और केरोसिन का तेल है, इसके वितरण को भी सम्मिलित कर लिया गया। अब बात आती है कि आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो अपन अनाजों का वितरण करते हैं, चाहे वो गेहूं का वितरण कर रहे हैं, चाहे चावल का वितरण कर रहे हैं, तो ये आता क्या है, इसका प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस समझिए बेटाओ, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इसका देखें तो किस तरीके से वितरण होता है, ये अनाज कहां से आता है और किस तरीके से ये वितरित किया जाता है। क्योंकि बात तो आपके दिमाग में आती होगी कि साहब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो सरकार ये गेहूं और चावल हमारे को दे रही है वो कहां से आ रहा है? तो ये बेटा एफसीआई के गोदाम में से आता है, और एफसीआई के गोदाम में से कहां से आता है, इस पूरी प्रक्रिया को आप समझिए। बेटो देखिए, किसान है, ये कृषि उत्पादन करता है, चाहे गेहूं का उत्पादन कर रहा हो, चाहे
चावल का उत्पादन कर रहा हो, चाहे अन्य कोई उत्पादन कर रहा हो। अब बेटा किसानों की उपज है, इसका उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार के द्वारा इनका एमएसपी घोषित किया जाता है। नाम सुना होगा आपने, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? सरकार प्रत्येक जो टिकाऊ कृषि उपज है उसका मूल्य घोषित करती है, और उसमें सरकार क्या करती है बेटा? उसमें सरकार ये कह देती है कि देखिए भाई, ये मूल्य हम तय करते हैं, इस मूल्य से ज़्यादा मूल्य अगर आपको बाज़ार में मिल रहा है तो आप है अपनी उपज को बाज़ार में बेच दीजिए, और हमने जो मूल्य निर्धारित किया अगर उससे कम मूल्य बाज़ार में मिल रहा है तो आपकी उपज है उसको इस मूल्य पर हम खरीदेंगे, और इसी मूल्य को क्या कहा जाता है? एमएसपी। तो बेटा सरकार क्या कर रही है? देखिए, किसान ने गेहूं चावल का उत्पादन किया, अन्य उपजें भी हैं, पर खास करके वितरण गेहूं और चावल का होता है, इसलिए गेहूं चावल की बात कर रहा हूं मैं। गेहूं और चावल, इसका उत्पादन किसान ने किया, और सरकार ने इसका एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो निर्धारित किया है। सरकार ने इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया, तो इस मूल्य पर या न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसका एमएसपी का निर्धारण करने का काम किसका है? एमएसपी का निर्धारण करने का काम है सीएसीपी, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये इसका मूल्य निर्धारण करता है। फिर जो एमएसपी निर्धारित किया गया, इस एमएसपी पर राज्य स्तर पर किसानों की उपज है, राज्य स्तर पर किसानों की उपज प्राथमिक सहकारी मंडियों के माध्यम से लिया जाता है। प्राथमिक सहकारी मंडियों के माध्यम से बेटा इस उपज को लिया जाता है। प्राथमिक सहकारी मंडियों के माध्यम से, सहकारी मंडियों के माध्यम से ये उपज ले ली। ठीक है, इन प्राथमिक सहकारी मंडियों से किसानों की जो उपज खरीदी गई, इसको कौन लेता है? नाफेड। बेटा ये राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था होती है, राष्ट्रीय सहकारी कृषि क्रय विक्रय संघ, जिसको अपन नाफेड कहते हैं। नाफेड की स्थापना है, ये 1958 में हुई थी। तो नाफेड सहकारी समितियों से, सहकारी मंडियां इसके माध्यम से कौन ले लेगा? नाफेड है वो ले लेगा। ठीक है साहब। अब नाफेड इसका क्या करवाएगा? नाफेड इसका करवाएगा स्टॉक, और स्टॉक करने वाला जो संगठन है वो है एफसीआई। आपने नाम सुना होगा, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और ध्यान रखना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो ये गेहूं आ रहा है, चावल आ रहा है, ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चाहे गेहूं आ रहा है चाहे चावल आ रहा है, वो किसके गोदामों में से आता है? वो एफसीआई के गोदामों में से आता है। तो एफसीआई के गोदामों से इसको कोने कोने तक जो उचित मूल्य की दुकानें हैं उन पे पहुंचाया जाता है, और उचित मूल्य की दुकानें हैं, इन पे बेटा राशन के आधार पर, राशन में जो कैंडिडेट्स होते हैं उसके आधार पर इन जीवन से जुड़ी हुई निवार्य वस्तुओं का वितरण है वो सरकार करवाती है। ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक प्रोसेस है कि मैंने बताया कि आता कहाँ से। ध्यान रखना, जिस मूल्य पे सरकार किसानों की उपज को खरीद रही है वो तो कौन सा? न्यूनतम समर्थन मूल्य है, और सरकार ने इसका स्टॉक किया। सरकार ने इसका क्या किया? स्टॉक किया, और स्टॉक करने के बाद में जिस मूल्य पे सरकार इसको बेचती है उसको इश्यू प्राइस कहते हैं, इसको जारी मूल्य कहते हैं। यानी जिस मूल्य पर सरकार इन स्टॉक को बेचती है उसको निकासी मूल्य कहा जाता है। कौन सा मूल्य? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जिस मूल्य पर ये उपज बेची जाती है, गेहूं या चावल बेचा जा रहा है, उसको कौन सा मूल्य कहा जाता है? उसको निकासी मूल्य कहा जाता है। अब देखिए, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है और निकासी मूल्य, इन दोनों का अंतर क्या है? सब्सिडी है। मान लीजिए सरकार ने किसानों की कोई उपज है, सपोज देन 20 रुपये केजी खरीदी, और इसको जो डिलीवर कर रही है, निकासी जो कर रही है वो 2 रुपये केजी कर रही है। एक उदाहरण है, यानी इन दोनों का अंतर कितना है? वो 18 रुपये केजी है, और ये 18 रुपये केजी जो बनेगा वो क्या है? वो बेटा वो सब्सिडी है। तो ध्यान रखना,
सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रोसेस क्या होता है, इनके बारे में हमने चर्चा की है। एक बार फिर से इन चीज़ों को आप सुन लीजिए। पहली बात तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को शॉर्ट में कहते हैं PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बेटा सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जीवन से जुड़ी हुई अनिवार्य वस्तुएं हैं, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो केरोसिन का तेल हो। इनका वितरण उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से किया जाता है। इसको कहा जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य होता है जीवन से जुड़ी हुई अनिवार्य वस्तुओं का न्याय संगत वितरण करना, क्योंकि राशनिंग का अर्थ ही होता है किसी चीज़ का न्यायपूर्ण वितरण करना, उसको राशनिंग कहा जाता है। फिर अपन ने बात की कि राशनिंग की प्रक्रिया है या राशनिंग है भारत में स्वतंत्रता से पहले ही अंग्रेज़ों के समय ही प्रारंभ कर दी गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने राशनिंग की प्रक्रिया है वो भारत में अपना ली थी। 1947 में हम स्वतंत्र हुए और स्वतंत्रता के समय बहुत बड़ा वर्ग है वो वंचित था। ज़बरदस्त प्रवास भारत में हो रहा था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच आपको पता दंगा हुआ और पाकिस्तान छोड़कर के लोग भारत में भग रहे थे, शरणार्थियों की समस्या थी। तो बेटा जो शरणार्थी यहाँ आ रहे थे और जो वंचित वर्ग था उनको जीवन से जुड़ी हुई न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध करवाना हमारी सरकार का एक दायित्व बन गया था। तो हमने पहली पंचवर्षीय योजना में ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अपनाया और पहली पंचवर्षीय योजना में हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो बल दिया था वो दिया था गेहूं और चावल के वितरण को, गेहूं और चावल के वितरण को बल दिया। फिर आप देखें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसमें हमने बेटा जी चीनी और केरोसिन के वितरण को भी जोड़ लिया। आज आप देखें तो हर गांव में उचित मूल्य की दुकानें होती है और सरकार के द्वारा गांव में जो वंचित वर्ग हैं, अल्प आय वाला वर्ग हैं, उनको बेटा वो राशन की दुकानों के माध्यम से अनिवार्य वस्तुओं का प्रतिमाह वितरण किया जाता है। ये तो क्या कहलाता है, ये आपका राशनिंग होता है, ये राशनिंग का एक सिस्टम होता है। अब बात आती है कि साहब राशनिंग में जो गेहूं और चावल आ रहा है वो आता कहाँ से है। तो ये भी मैंने समझाया कि बेटा हमारे क्या होता है, किसान जो कृषि उत्पादन करता है उसका सरकार के द्वारा एक मूल्य घोषित किया जाता है, उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कहते हैं। अगर किसान को मार्केट में इस न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज़्यादा मूल्य मिलता है तब तो वो अपनी उपज को कहाँ बेचता है, बाजार में बेचता है। और इससे कम मूल्य मिलता है तो ध्यान रखना सरकार के द्वारा निर्धारित MSP पर किसानों की उपज को खरीदने की गारंटी जो होती है वो किसकी होती है, वो आपके सरकार की होती है। तो सरकार क्या करती है, प्राथमिक सहकारी मंडियों के माध्यम से किसानों की उपज को खरीदती है। और इन मंडियों से कौन ले लेता है, इन मंडियों से किसानों की उपज है वो नाफेड के द्वारा ले ली जाती है। और नाफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी, तो नाफेड है वो ले लेता है। नाफेड इनका क्या करवाता है बेटा, स्टॉक करवाता है। और स्टॉक करने वाली बॉडी है वो कौन सी होती है, FCI होती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो इसका स्टॉक करता है। और FCI की स्थापना वो 1965 में हुई थी। नाफेड की तो 1958 में स्थापना हुई थी और FCI की स्थापना 1965 में हुई थी। अब बेटा जी सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो गेहूं और चावल का वितरण करती है तो वो किसके स्टॉक या किस गोदाम में से आता है, FCI के गोदाम में से आता है। ध्यान रखना जिस मूल्य पर सरकार ने किसानों की उपज को खरीदा है वो तो कौन सा है, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो खरीद मूल्य है। और जिस मूल्य पर सरकार इस स्टॉक में से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इन खाद्यान्नों को या इन कृषि उपजों को बेचती है उसको निकासी मूल्य कहा जाता है। और खरीद मूल्य और निकासी मूल्य का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, सब्सिडी कहलाता है। यानी देखिए मान लीजिए अपने एक उदाहरण लिया था कि किसी उपज को सरकार ने 20 रुपये किलो खरीदा और 2 रुपये किलो जनता को उपलब्ध करवा रही है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से। तो अब इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 18 रुपये। यानी 18 रुपये सरकार ने आपको एक तरीके से क्या दी है, सब्सिडी दी है, छूट दी है, आर्थिक सहायता दी है। अब देखते हैं अपन बात करें तो देखिए कुछ आवश्यक वस्तुएं
जैसे गेहूं, चावल, केरोसिन, चीनी आदि को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं में वितरण करना। उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरण करना सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाती है। तो ध्यान रखना, पहली बात तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिन वस्तुओं का वितरण किया जाता है वो आवश्यक वस्तुएं होती है, वो अनिवार्य वस्तुएं होती है। दूसरी बात, वितरण किसके माध्यम से किया जाता है? उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण किया जाता है, और इस वितरण की प्रक्रिया है उसी को कहा जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसी को कहा जाता है PDS। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत है, PDS की शुरुआत है आज़ादी से पहले ही हो गई थी। जो मैंने बता दिया कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत वो ब्रिटिश काल में हो गई थी और सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान। ध्यान रखना, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ऐसा हो चुका था। और सेकेंड वर्ल्ड वार आपको पता है 1939 से 1945 के दौरान सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान अंग्रेज़ों ने भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली है इसकी शुरुआत कर दी थी। फिर आप देखें, इसे राशनिंग सिस्टम के नाम से लागू किया गया था। राशनिंग सिस्टम में आप जानते हैं, राशनिंग का अर्थ मैं आपको बता चुका हूं। राशनिंग का अर्थ होता है न्यायपूर्ण वितरण करना। किसी चीज़ का न्यायपूर्ण वितरण किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको राशनिंग कहा जाता है। फिर हमने बात की कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना, और प्रथम पंचवर्षीय योजना आपको पता है 1951 से 1956 तक रही है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत PDS के माध्यम से गेहूं और चावल का वितरण किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जिन खाद्यान्नों का वितरण किया जा रहा था वो था गेहूं और चावल। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में बेटा गेहूं और चावल के साथ साथ इसमें चीनी और आपका चीनी है, खाद्यान्न तेल और केरोसिन का तेल है, इनको भी जोड़ दिया गया। चीनी है, खाद्यान्न तेल है और मिट्टी का तेल का केरोसिन का तेल है, इनको भी क्या कर दिया गया था? जोड़ दिया गया था। तो पहली पंचवर्षीय योजना में तो केवल गेहूं और चावल का वितरण था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसके साथ हैं गेहूं और चावल के साथ साथ खाद्यान्न तेल है, केरोसिन का तेल है, कोयला है, इनके वितरण को भी, चीनी है, इनके वितरण को भी जोड़ दिया गया था। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। फिर आप देखिए खाद्य सुरक्षा। बेटा खाद्य सुरक्षा के लिए 2013 में लेकर के आए हैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम। खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है। और खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, इसका उद्देश्य है वो है बेटा अल्प आय वाले वर्ग को रियायती दरों पर खाद्यान्न। अल्प आय वाले वर्ग को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाना। और इसी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हमारे यहाँ हैं वो हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चलाया है, सुरक्षा मिशन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है। यह थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। नेशनल फूड सेफ्टी मिशन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। ध्यान रखना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा है, इसकी घोषणा है वो तो की गई थी 20 अगस्त 2020 को। किसके जन्मदिन पे? राजीव गांधी के जन्मदिन पे। पर बेटा ये पूछिए कि इसको प्रभावी कब से किया गया? ये प्रश्न जूनियर अकाउंटेंट में पूछा हुआ है। इसको प्रभावी किया गया था सबसे पहले अपने राजस्थान से 2 अक्टूबर 2013। और कहाँ से? राजस्थान। और राजस्थान में भी कहाँ से? राजस्थान में भी ये लागू किया गया था, वो किया गया था नागौर से। राजस्थान, और राजस्थान में ये कहाँ से शुरू किया गया? राजस्थान में ये शुरू किया गया था नागौर। कहाँ से? राजस्थान से। प्रावधान क्या है?
प्रावधान आप देखो इसमें, प्रावधान तो इसमें जो लाभान्वित वर्ग हैं उनको प्रति व्यक्ति प्रति माह, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 केजी खाद्यान्न, 5 केजी खाद्यान्न, 5 केजी खाद्यान्न कितने रुपए केजी पर? 2 रुपए केजी पे, 2 रुपए केजी पर उपलब्ध करवाने का क्या इसमें प्रावधान है। ध्यान रखना बेटा जी, इसमें लक्ष्य क्या रखा? इसमें लक्ष्य ये रखा कि शहरी क्षेत्र की तो 50%, शहरी क्षेत्र की तो 50%, ग्रामीण क्षेत्र की 75% और संपूर्ण भारत की 67% जनसंख्या है उसको इस खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर करना इसका टारगेट रखा गया कि पूरे भारत की 67% जनसंख्या को इसका लाभ देंगे। ग्रामीण क्षेत्र हैं इसकी लगभग 75% जनसंख्या को इसमें कवर करेंगे, शहरों की 50% को करेंगे और ओवरऑल पूरे भारत की देखें तो 67% जनसंख्या को इसका लाभ पहुंचाया जाएगा। ये प्रावधान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। फिर आप देखिएगा पीडीएस की प्रक्रिया यानी प्रोसेस क्या है। तो जन वितरण प्रणाली के माध्यम से गेहूं तथा चावल के वितरण के उद्देश्य से सरकार की ओर से एफसीआई के माध्यम से खरीदारी करती है। तो मैंने बता दिया साहब कि जन वितरण के लिए, जन वितरण प्रणाली के माध्यम से गेहूं और चावल का वितरण करने के उद्देश्य से सरकार है एफसीआई के माध्यम से, बेटा जो एफसीआई के माध्यम से हैं वो कृषि उपज है इनका क्या करती है, क्रय करती है। तो आपको ध्यान है, मैंने बताया, एक बार फिर बता दूं। देखो किसान के लिए क्या घोषित कर दिया, एमएसपी। इस एमएसपी पर किसानों की उपज कौन लेगी, प्राथमिक सहकारी मंडियां लेगी। प्राथमिक सहकारी मंडियों से कौन लेगा, नाफेड इसका क्या करवाएगा, स्टॉक कौन करेगा, एफसीआई। फिर ये तो स्टॉक हो गया, यहां तक तो स्टॉक हुआ है केवल। अब हमारे को करना क्या है, इसका पीडीएस करना है। पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण करना है। तो ये एफसीआई के गोदाम है, एफसीआई में क्या है, स्टॉक है। तो इस स्टॉक में से क्या आएगा, गेहूं और चावल आएगा और कहाँ जाएगा, ये उचित मूल्य की दुकानों पर, उचित मूल्य की दुकानों पर जो हर गांव में होती है। और उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से किसको उपलब्ध करवाया जाएगा, उपभोक्ता तक इसका क्या होगा, वितरण होगा। ये इसका एक प्रोसेस होता है बेटा। तो ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों का वितरण किया जाता है वो किस स्टॉक में से आता है, तो वो एफसीआई के स्टॉक में से आता है, भारतीय खाद्य निगम के स्टॉक में से ये गेहूं और चावल है वो लिया जाता है। अब देखिएगा, जिन वर्षों में खाद्यान्न का उत्पादन ज़्यादा होता है एफसीआई इनकी खरीदारी भी ज़्यादा कर ली जाती है, जिससे बफर स्टॉक या अधिशेष भंडारण किया जाता है। बफर स्टॉक क्या होता है, भविष्य के लिए किसी चीज़ को संग्रहित कर लेना, वो बफर स्टॉक कहलाता है। तो ध्यान रखना, अगर किसी वर्ष किसी कृषि उपज का बम्पर प्रोडक्शन हुआ है तो स्वाभाविक है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो खरीदारी होगी वो भी बम्पर होगी और उसका स्टॉक कौन करेगा, एफसीआई है, उसका बम्पर स्टॉक करेगा, इसका बफर स्टॉक करेगा। फिर आप देखिएगा, जिसके बाद में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से किफ़ायती कीमतों पर उपभोक्ताओं को वितरित कर दिया जाता है। इन उचित मूल्य की दुकानों का प्रबंधन राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखना, हर गांव में उचित मूल्य की दुकानें होती है, राशन की दुकानें होती हैं और इन राशन की दुकानों का जो प्रबंधन किया जाता है, मैनेजमेंट जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, इनके मैनेजमेंट का दायित्व है वो संबंधित राज्य की सरकारों का होता है। फिर आप देखिएगा,
तो देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली है ये क्या होती है ये आप समझ गए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किस प्रकार के खाद्यान्नों का वितरण किया जाता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या होता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रोसेस क्या होता है, इन सब की बातें अपन ने इस क्लास में की है। फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन क्या है वो भी अपन ने जाना है। अब बेटा आगे की चर्चाएं हैं वो अपन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, थैंक्स।